हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास 7 के साइंस का 10th चैप्टर जीवों में श्वसन के बारे में, और साथ ही जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, इस चैप्टर का हेडिंग है जीवों में श्वसन के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर्स में हमें कौन सी बातें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर्स में आप संपूर्ण रूप से पूरी तरह से ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशंस के बारे में आप जान पाएंगे। आखिर जीवों में, प्राणियों में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में श्वसन आखिर कैसे हो पाता है, कैसे मनुष्यों में श्वसन होता है, वे कौन कौन से अंग है जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। साथ में आप जान पाएंगे मछलियों के श्वसन के बारे में, साथ में आप जान पाएंगे तिलचिट्टे के श्वसन के बारे में, ठीक है ना। यानी पूरी तरह से कहा जाए, श्वसन के बारे में आज आपको पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी, ठीक है ना। याद रखना है आपको श्वसन के बारे में, क्योंकि श्वसन के बारे में हम बहुत ऐसी जानकारियां हैं जो हमें नहीं पता है। आज वो इस चैप्टर्स के माध्यम से हम जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम दिए गए हेडिंग्स में जीवों में श्वसन के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस जीव शब्द का आखिर क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं पृथ्वी पर उपस्थित वे सभी प्राणी जिसमें जान होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना, उन्हें हम जीव कह रहे हैं। वो एक कोशिकीय हो सकते हैं या फिर बहुकोशिकीय हो सकते हैं, ठीक है ना। समझना है आपको बातों को। अब है आपको थोड़ा सा जान लेना कि आखिर जो जीवित प्राणी है, ठीक है ना, और जो सजीव जो है और निर्जीव जो है, इस तरह के दो तरह के जीव हमारे इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, निर्जीव और सजीव। सजीव यानी जिसमें जान होती है, जिसमें प्राण होता है, वह होते हैं सजीव। और निर्जीव जिसमें कोई भी जान या फिर प्राण उपस्थित नहीं होता है, उससे हम निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। अब है आपको जानना कि आखिर ये सजीव और निर्जीव के बीच की पहचान क्या है। छोटे से में आपको समझना है, सजीव जो होते हैं वो आहार को ग्रहण करते हैं, वो सांस लेते हैं, वे उत्सर्जन करते हैं, वे वंश को बढ़ाते हैं, प्रजनन करते हैं। ये सारी क्षमताएं, ये सारी विशेषताएं सजीवों में पाई जाती है, ये निर्जीवों में उपस्थित नहीं होती है। बहुत समय ऐसा देखा गया है कि बादल भी उड़ते हैं, रेलगाड़ी, वाहन भी चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में चलते हैं। तो क्या हम उन्हें सजीव कहेंगे? इसका उत्तर होगा नहीं। सजीवों में जितनी सारी विशेषता है, उनका अगर एक या फिर दो भी विशेषताएं किसी निर्जीव में पाया जाए तो क्या हम उसे सजीव कहेंगे? इसका उत्तर होगा नहीं। याद रखना है आपको, बादल भी आसमान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं। तो क्या वो सजीव हैं? इसका उत्तर होगा नहीं, ठीक है ना। साथ में आपको जान लेना है, वाहन भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो क्या वो सजीव हैं? इसका उत्तर होगा नहीं, वो भी सजीव नहीं है। सजीवों की विशेष रूप से प्रक्रियाएं जो है उनके शरीर में संपन्न होती हैं। तो आज हम उन्हीं सजीवों के एक शारीरिक विक्रियाओं, एक प्रक्रियाओं के बारे में आज हम लोग जान लेंगे। वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस है श्वसन, ब्रीदिंग का प्रोसेस, रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्वसन आखिर क्या है। तो साधारण शब्दों में श्वसन का मतलब होता है सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, यानी ऑक्सीजन को नसा छिद्रों से अंदर लेना और देन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही श्वसन कहलाती है, साधारण शब्दों में अगर हम समझे तो, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कि हमें जितने भी सारे हम जीवधारी हैं, सजीव जिसमें जीवन है, जिसमें प्राण है, जिसमें सजीवों की विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक है ना, उन सभी के लिए श्वास की आवश्यकता होती है। ये श्वास की आवश्यकता हमें क्यों होती है? तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं, सभी जो जीव हैं वो कुछ ना कुछ कार्य को कार्यान्वित कर रहे हैं, ठीक है ना। उन कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कुछ भी हम काम करें, चाहे वह पेन से लिखना हो या फिर चलना फिरना, देखना, ठीक है ना,
या फिर भोजन को पचाना, जितनी भी शरीर में जितनी भी सारी क्रियाएं हैं, उन सभी क्रियाओं के लिए, ठीक है ना, चाहे वह आंतरिक हो या फिर बाहरी रूप से क्रियाएं होने वाली हो, उन सभी के लिए हमें जरूरत पड़ती है एनर्जी की, ऊर्जा की। और वह ऊर्जा हमें मिलती है श्वसन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे कि हम श्वसन क्यों करते हैं। आप देख पा रहे हैं, शॉर्ट में हम लोग जान लेंगे, सिंपल शब्दों में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हम श्वसन क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको सजीव और निर्जीव के बीच में डिफरेंस को कुछ देर पहले बताया, ठीक है ना। श्वसन एक विशेषताएं हैं, एक कार्य है जो सभी सजीवों के द्वारा संपन्न होती है। तो क्या ये पेड़ पौधे भी सजीव के वर्गीकरण में आते हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ फ्रेंड्स, पेड़ पौधे भी सजीव हैं। तो क्या वो भी श्वसन करते हैं? वो भी श्वसन करते हैं, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में आगे जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम जान लेंगे आखिर हम श्वसन क्यों करते हैं। श्वसन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमें श्वसन हम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर कोशिकीय श्वसन है क्या। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा, जितने भी सारे सजीवों का निर्माण होता है, उनका निर्माण एक कोशिका से होता है या फिर बहु कोशिका से उनका निर्माण होता है। श्वसन के कार्य को संपादित करती है सेल्स यानी कोशिका, ठीक है ना। ये कोशिका आखिर क्या है? एक सिंपल साधारण भाषा में जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है को हम कोशिका कहते हैं। यानी कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है सजीवों के शरीर बने होते हैं। उसी तरह से हमारा जो यह ह्यूमन शरीर है, मनुष्य वाला जो शरीर है, या फिर पेड़ पौधे हैं, जो जानवरें हैं, वो बहुकोशिकीय है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। याद रखना है, एक कोशिका देन वो टूटती है, विभाजित होती है, दो कोशिकाओं में, फिर वो 2 से 4, 4 से 8, इस तरह वो विभाजित होती रहती हैं कोशिकाएं, और देन बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है हमारा ये मनुष्य वाला शरीर। तो कोशिकीय श्वसन क्या है? हमारी जो कोशिकाएं हैं वह श्वसन करती हैं, वो इसे ही हम लोग कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कहने का तात्पर्य, जब भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो यह भोजन ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करती है और भोजन जो जटिल रूप में हमने लिया था उसको सरलीकृत करने में सहायता करती है। और देन उत्पन्न होता है हमारे शरीर में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मुक्त होती है, हमें मिलती है कुछ वाटर वेपर, कुछ जल वाष्प मिलती है, और मेन रूप से जो मुख्य रूप से जो हमें प्रदान होते हैं, जो हमें मिलते हैं, वह है ऊर्जा, एनर्जी। याद रखना है, यानी भोजन के जटिल रूप से जब सरलीकृत होता है भोजन ऑक्सीजन की सहायता से, ऑक्सीजन हम कैसे लेते हैं? श्वसन के दौरान। उस ऑक्सीजन हेल्प करती है भोजन को टूटने में, और देन हमें प्राप्त होता है क्या? ऊर्जा। याद रखना है, और यही ऊर्जा विभिन्न प्रकार के कामों में हमें सहायता प्रदान करती है। अब हमें जानना है कि आखिर श्वसन जो है वो कितने तरह के होते हैं। तो फ्रेंड्स, श्वसन 2 तरह के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। समझना है आपको बातों को। वायवीय श्वसन वह श्वसन है जो एयर यानी हवा की उपस्थिति में होती है, और अवायवीय श्वसन वह श्वसन है जो हवा की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है ना। समझना है आपको बातों को। कोशिका के अंदर भोजन यानी ग्लूकोज के फॉर्म में ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा होता है तो हम उसे कहते हैं वायवीय श्वसन, ठीक है ना। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित होता है, जिसे हम कहते हैं अवायवीय श्वसन, यानी वायु की अनुपस्थिति में किया जाने वाला श्वसन, अवायवीय श्वसन, ठीक है ना। अब है भोजन के विखंडन से ही ऊर्जा हमें मिलती है, ऊर्जा विमुक्त होती है। जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा हमें मिलती है, ठीक है ना।
याद रखना है आपको बातों को। और आपने कुछ चैप्टर्स पहले ही पढ़े थे कि जो ईस्ट होते हैं वह अवायवीय श्वसन करती है, अवायवीय श्वसन याद रखना है। और अवायवीय श्वसन में ही उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है और वह अल्कोहल का निर्माण करता है। ठीक है ना, समझना है आपको बातों को। फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ बातें जान लेंगे ईस्ट से जुड़े। ठीक है ना, ईस्ट जो है वह एक कोशिकीय जीव होती है। आप सभी को पता है, आपने लास्ट के चैप्टर्स में भी पढ़े थे। और ईस्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है अल्कोहल के निर्माण में होता है। ठीक है ना, याद रखना है ईस्ट अवायवीय श्वसन की प्रणाली को ग्रहण करते हैं और इनका उपयोग शराब के, वाइन के बनाने में, विभिन्न प्रकार के शराब के निर्माण में इनका उपयोग, बियर बनाने में इनका उपयोग होता है। ठीक है ना, अब है आप सभी जानते हैं ईस्ट जो है अवायवीय श्वसन करती है, तो वह तैयार करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है ना, वो कैसे संपन्न होता है चलिए हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। जब भी ग्लूकोज, ठीक है ना, जब बिना ऑक्सीजन का उपयोग किए जब वह ऐसा काम करता है तो फिर ये ग्लूकोज विखंडन हो जाता है अल्कोहल में। याद रखना है ग्लूकोज मीठा वाला पदार्थ, ठीक है ना, वह बिना ऑक्सीजन में जब वह विखंडित होती है ग्लूकोज तो तैयार होती है अल्कोहल। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। और इसी अल्कोहल को हम प्राप्त करते हैं ईस्ट के द्वारा। ठीक है ना, ईस्ट ही अल्कोहल के निर्माण में सहायक होती है। ये अवायवीय श्वसन होती है। समझना है ईस्ट में कैसे होती है, क्योंकि हमने कहा था कुछ देर पहले कि जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो एक कोशिकीय का उदाहरण देकर आपको समझाया गया कि वह आखिर अवायवीय श्वसन कैसे कर पाती है। अब आपको जानना है बहुकोशिकीय उदाहरण के द्वारा कि वह बहुकोशिकीय प्राणी जैसे मनुष्य वह अवायवीय श्वसन कैसे करती है। तो आप सभी जानते हैं कि अचानक से जब भी हमें मान लीजिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना, तो होता क्या है, जैसे व्यायाम करने से, तेजी से दौड़ने पर, या फिर कई घंटा टहलना है, सीढ़ी पर उठना है, ठीक है ना, साइकिल चलाना है, तो फिर या फिर भारी वजन को लेना है, ढोना है उन्हें, तो हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है साधारण रूप से। ठीक है ना, साधारण रूप से जो हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है उससे कई ज्यादा। तो उस समय हमारी जो मांसपेशियां हैं वो क्या करती है, वह अवायवीय श्वसन को, उस प्रणाली को वो ग्रहण करती है। पेशियों में उपस्थित जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वह जो है वो श्वसन करती है। याद रखना है उनका क्या होता है, उनमें पेशियां संकुचित होती है। ठीक है ना, समझना आपको बातों को। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और निर्माण होता है लैक्टिक एसिड्स का और ऊर्जा का। ऊर्जा तो हमें मिलती ही है, ठीक है ना, क्योंकि हम दौड़ेंगे तो ऊर्जा मिलेगी। ठीक है ना, ऊर्जा मिलती रहती है हमारे शरीर से, हमारी कोशिकाओं से, लेकिन वो आखिर मिलती कहां से है अगर आपको समझना है तो जो भी ग्लूकोज हम खाते हैं हमारी पेशियों में मौजूद होते हैं वो वायु की अनुपस्थिति में उनका जब विखंडन होता है तो क्रिएट होता है लैक्टिक एसिड्स का। एनर्जी तो हमें मिलती ही है, अब देख पा रहे हैं एनर्जी मिल रही है, ठीक है ना, लेकिन लैक्टिक एसिड्स का भी जन्म होता है, वो भी हमें मिलती है। और यह लैक्टिक एसिड देन उसी मांसपेशियों में जमा होने लगती है हमारे शरीर में। दौड़ने के बाद कुछ देर बाद या फिर व्यायाम करने के बाद जो दर्द है, ऐंठन जो है, हमें हमारे शरीर को प्राप्त होती है। और यह दर्द या ऐंठन तभी दूर हो सकती है जब गर्म जल के सेक हम करें उस मांसपेशियों में। ठीक है ना, तो वो मांसपेशियों को पुनः से ऑक्सीजन मिलता रहेगा, रक्त का संचार होता रहेगा और देन ये लैक्टिक एसिड जमाव खत्म हो जाएगा। और खत्म होने के साथ ही हमारे शरीर का जो मांसपेशियों में जो दर्द है वह खत्म हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, समझना है आपको बातों को। अब हम लोग जान लेंगे श्वसन से संबंधित कुछ बातों को। ठीक है ना, समझना है आपको बातों को, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने कुछ देर पहले श्वसन के बारे में जाना, ठीक है ना, श्वसन जो है पहले हम जानते थे कि उच्च श्वसन और निःश्वसन, श्वास लेना और श्वास छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम लोग श्वसन कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक लेवोजियर ने यह बात प्रमाण कर दी कि आखिर हमारे सेल्स में, हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करते हैं, क्रिएट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड्स का, वाटर का और एनर्जी का,
ये पूरा विक्रिया, ये पूरा समीकरण आखिर व्यक्त किया वैज्ञानिक लेवोजियर ने, ठीक है ना। यानी पूरी तरह से अगर देखा जाए, श्वास का होना, श्वास लेना सिर्फ ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना ही नहीं है, बल्कि पूरी तरह से ऊर्जा को निर्मुक्त होने की प्रक्रिया, वह भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है ना। यह पूरी प्रक्रिया ही श्वसन कहलाती है। अब आपको जान लेना है कि श्वसन आखिर क्यों जरूरी है। कुछ देर पहले मैंने कहा श्वसन हमें एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, हमें जीने के लिए जरूरी है। अगर हम नाक बंद कर दें कुछ देर तक तो हम क्या जीवित रह पाएंगे? क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। हमारे दम को घुटने लगेगा और हमें फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम खाने के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, पीने के बिना हम कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन सांस के बिना हम कुछ पल भी नहीं रह सकते। अब है आपको जानना कि आखिर क्यों जरूरी है। तो हमें जीने के लिए जरूरी है, हमें ऊर्जा के लिए जरूरी है, हमें श्वास लेना। तो अब है आपको जानना कि ये जो श्वसन है वो किन में होती है, ठीक है ना। ये कब और कहां होती है और किन में होती है। तो फ्रेंड्स, यह जो श्वसन है वह सभी कोशिकाओं में, जीवित कोशिकाओं में होती है श्वसन, ठीक है ना। याद रखना है, सभी प्रकार की जीवित कोशिकाओं में होती है। और कब होती है? तो यह हमेशा सभी जीवित कोशिकाओं में लगातार यह होती रहती है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह पेड़ पौधे हो, हमेशा यह होती रहती है, ठीक है ना। अब श्वसन का केंद्र स्थल क्या है? तो श्वसन का केंद्र स्थल है कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में इनका केंद्र स्थल है, ठीक है ना। समझना आपको बातों को, ठीक है ना। कब होती है? लगातार होती है, ठीक है ना। कहां होती है? तो कोशिकाओं के केंद्र स्थल, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किनमें होती है? सभी प्रकार के जानवरों में होती है, सभी प्रकार के प्लांट्स में होती है, जानवरों में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है। अब आपको जानना क्या ये बैक्टीरिया में श्वसन होती है? तो ऑफ कोर्स बैक्टीरिया में भी श्वसन होती है, ठीक है ना। बैक्टीरिया भी श्वास लेते हैं। क्या श्वसन की प्रक्रिया वायरस, विषाणु में होती है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, वायरस में श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है फ्रेंड्स। वायरस को, विषाणु को जीवन, सजीव और निर्जीव के बीच की इकाई कहा जाता है, ठीक है ना। वायरस इस तरह से कुछ काम नहीं करते हैं, लेकिन जब वो जीवित सेल में प्रवेश करते हैं, जीवित कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, तो अपने वंश को वृद्धि करते हैं, वो वृद्धि करते रहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए और जब वो कोशिकाओं से बाहर आते हैं तो वो बिल्कुल निर्जीव के जैसा व्यवहार करता है। इसीलिए विषाणु को, वायरस को सजीव और निर्जीव की बीच की इकाई कहा जाता है। समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अब ये सवाल आता है कि श्वसन के दौरान हम कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और हम निर्मुक्त करते हैं, छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड्स को। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं नसा छिद्रों से, याद रखना है, ठीक है ना। नसा छिद्रों से ही नाक के द्वारा हमें ऑक्सीजन लेनी होती है और जब सांस को छोड़ना होता है तो हम मुंह का इस्तेमाल करते हैं, मुंह से बाहर निकलती है। अब आपको जानना है कि ये अंतः श्वसन क्या होते हैं और क्या होते हैं उच्च श्वसन। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, ठीक है ना, अंतः श्वसन क्या है और क्या है उच्च श्वसन। तो फ्रेंड्स, जब भी हम ऑक्सीजन से भरी समृद्ध वायु को हम शरीर के अंदर खींचते हैं नाक के द्वारा, तो उसे हम अंतः श्वसन कहते हैं। अंतः श्वसन, सांस को अंदर की तरफ लेना, अंतः श्वसन। और सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर वायु जब शरीर से बाहर निकाल दी जाती है तो उसे हम कहते हैं उच्च श्वसन, ठीक है ना। अंतः श्वसन और उच्च श्वसन याद रखना है। इसके अलावा एक बात आप ये जान लें कि एक निःश्वसन होता है, एक उच्च श्वसन भी होते हैं, ठीक है ना, याद रखना है आपको। तो उच्च श्वसन वह श्वसन है जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है ना, और निःश्वसन वह श्वसन है जब ऑक्सीजन को हम, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। याद रखना है आपको बातों को। तो फ्रेंड्स, अब हमें जान लेना है कि आखिर श्वसन दर आखिर क्या होती है, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति जब 1 मिनट में जितनी बार वह श्वसन को लेता है उसे हम श्वसन की दर कहते हैं। समझना है, श्वसन की दर
क्या है, जब भी कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसे हम श्वसन की दर कहते हैं। एक बार कहने का मतलब क्या हुआ, एक बार पूरी तरह से अंदर श्वास लेना और श्वास को छोड़ना मुंह के द्वारा, यह पूरी प्रक्रिया एक बार कहलाती है। श्वास को अंदर लेकर भरकर फिर श्वास को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया तक यह पूरा प्रक्रम एक बार कहलाया। इस तरह से एक व्यक्ति 1 मिनट में, कोई भी व्यक्ति जब 1 मिनट में जितनी बार यह श्वसन करता है वही श्वसन दर, श्वसन रेट कहलाती है। समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। अंतर श्वसन, उच्च श्वसन दोनों ही इसमें आते हैं। तो एक व्यक्ति, एक एडल्ट पुरुष या फिर महिलाएं जो होती हैं वह 1 मिनट में 15 से 18 बार जो है वो श्वसन लेती है, और यह बढ़ जाती है उस समय 25 से 30 बार तक हो जाती है जब वह अधिक दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, सीढ़ियों पर उठते हैं। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना, याद रखना है। तो जनरली साधारण रूप में अगर कहा जाए, एक आदमी की, स्वस्थ आदमी की, ठीक है ना, जब वह विश्राम कर रहे होते हैं तो उसमें श्वसन की जो दर होती है वो 15 से 18 बार तक की होती है, और यह कई बार सवाल में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। याद रखना आपको बातों को फ्रेंड्स। अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर ये जो श्वसन है ना फ्रेंड्स, यह श्वसन में आखिर हम क्या लेते हैं। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि आखिर श्वसन में हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, और हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड्स को, ठीक है ना। अब यह आपको प्रक्रम समझना है कि हम श्वास आखिर कैसे लेते हैं, पूरी विधि को समझना है आपको। तो फ्रेंड्स अब हमें समझना है कि आखिर श्वास हम कैसे लेते हैं, वह प्रक्रिया आखिर क्या होती है। तो फ्रेंड्स, सांस लेने के लिए हमें सबसे पहले हम नासा छिद्रों का, नासा द्वार का इस्तेमाल करते हैं। नासा द्वार से वायु अंदर की तरफ लेते हैं और फिर यह हमारे नसा गुहा में चली जाती है नथुनों से होकर। नसा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़े यानी फुसफुस तक पहुंचती है। फेफड़ा वक्ष गुहा में स्थित होता है, याद रखना है। फेफड़ा कहां स्थित होता है, वक्ष गुहा में यह स्थित होता है, और यह है फेफड़ा, आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी, ठीक है ना। देन क्या होता है, वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों में घिरी रहती है, और एक बड़ी पेशीय परत जो डायाफ्राम हम जिसे कहते हैं वो मध्यपट कहलाती है। डायाफ्राम का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, भूमिका होती है श्वास के लेने में, ठीक है ना। वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है कौन, ये डायाफ्राम, ठीक है ना। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों के बीच से बने पिंजर की गति शामिल होती है, ठीक है ना। डायाफ्राम और पसली ये दोनों वर्क कर रहे होते हैं श्वसन के दौरान। अंत श्वसन के समय पसली ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। जब हम श्वास अंदर की तरफ लेते हैं तो फिर क्या होता है, पसलियां ऊपर की तरफ जाती हैं, याद रखना है। ये जो पसलियां हैं ये ऊपर की तरफ जाती हैं, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। और डायाफ्राम जो नीचे की तरफ है वो इस पोजीशन में आता है, नीचे की तरफ। इससे क्या होता है, ये इसका आकार आयतन जो है वो बढ़ने लगता है, बड़ा हो जाता है, और पूरी वायु जो है वो समाने लगती है, ठीक है ना। फेफड़े में अच्छी तरह से आयतन बड़ा होने से यह समाने लगता है, अच्छी तरह से वायु ग्रहण करती है। समझना है आपको बातों को। और जब हम श्वसन को छोड़ते हैं तो फिर क्या होता है, यह पोजीशन जो है आप देख पा रहे हैं डायाफ्राम के साथ पसलियों का यह पोजीशन है। यह डायाफ्राम उस समय ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है ना, और ये नीचे की तरफ आता है, यानी दोनों में ही संकुचन होता है अगर देखा जाए ध्यान से तो, ठीक है ना। दबने लगते हैं, ये छोटा, इसका जो आयतन है, आकार है, वो छोटा होने लगता है क्योंकि उस समय हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालनी होती है, ठीक है ना। ये दोनों का सही रूप से पोजीशन है, समझना है आपको बातों को फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये कई बार एग्जाम्स में भी आपको पूछे जाते हैं। उच्च श्वसन के समय क्या होता है, पसलियां नीचे की ओर
अंदर की ओर आती है, जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और हमारी इस कारण से वायु फेफड़े से बाहर धकेल दी जाती है। ठीक है ना। साथ में आपको यह बात भी याद रखनी है कि इसके जो पिक्चर से काफी ध्यान से आपको समझने होते हैं। ठीक है ना। डायाफ्राम की स्थिति आप देख पा रहे हैं, अंतः श्वसन और उच्च श्वसन के समय पसलियों का जो पोजीशन है वो बाहर की तरफ, पसलियां जो है वो बाहर की तरफ आती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं। ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं, यानी इसमें आयतन जो है वो बढ़ रहा होता है, दोनों बाहर की तरफ जा रही हैं, आयतन बढ़ रहा होता है और ये नीचे की तरफ आता है। कौन? ये डायाफ्राम। ठीक है ना, ताकि इसमें स्पेस बनता है, जगह बनती है। और बिल्कुल इसके विपरीत जब हम श्वास छोड़ते हैं ये दबने लगती है अंदर की तरफ और ये डायाफ्राम अपने पूर्व स्थिति को पुनः से प्राप्त होता है। ठीक है ना। समझना है आपको बातों को। ठीक है ना। अब है आपको जानना कि जब भी धूल युक्त प्रदूषित हवा जो हम लेते हैं तो हमें छींक होती है। ठीक है ना। याद रखना है, छींक यह एक मैसेज है दिमाग को जाती है कि हमारे नसा छिद्रों के द्वारा धूल के कण जो है अंदर आ चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं, जिसे हम छींक के द्वारा अगर हम बाहर निकाल दें तो हमारा जो शरीर है रिलैक्स फील करेगा, कंफर्ट फील करेगा। ठीक है ना। याद रखना है। और धूमपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है, क्योंकि हमारा जो फेफड़ा है वह बना हुआ है सिर्फ शुद्ध एयर, हवा को ग्रहण करने के लिए। जब भी कोई व्यक्ति सिगरेट को पीता है, फूंकता है, धूमपान करता है, इससे उससे फेफड़े की काफी हानि होती है। यह बात भी आपको समझना है। ठीक है ना। इसीलिए आपको रोकना भी है। अगर आपके आसपास पड़ोस में अगर कभी भी आप ऐसा देखें कि कोई भी आदमी सिगरेट धूमपान कर रहा है तो उसे आपको रोकना है। ठीक है ना। आपको समझानी है उसके हानिकारक प्रभावों को। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर जब भी हम सांस लेते हैं और सांस जब छोड़ते हैं तो उन दोनों के बीच में आखिर अंतर क्या होती है, किस तरह से अंतर का पता हम लगा सकते हैं। तो वह अंतर का पता हम ऑक्सीजन की मात्रा से हम लगा सकते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से लगा सकते हैं और वाटर वेपर जलवाष्प की मात्रा से लगा सकते हैं। समझना है आपको बातों को। ठीक है ना। जब भी हम श्वास का त्याग करते हैं। ठीक है ना। अब है वायु में आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन का परिमाण जो है वो सबसे ज्यादा होता है। श्वास लेना हो या फिर श्वास छोड़ना, दोनों ही परिस्थितियों में आखिर नाइट्रोजन का जो परिमाण है वो समान ही रहता है। लेकिन जब भी हम उच्च शोषण करते हैं, जब शरीर से बाहर निकालते हैं हवा को, देन उस मात्रा में कुछ अंतर होता है। तो फ्रेंड्स समझना है, पहले हम जान लेंगे ऑक्सीजन की मात्रा के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब भी हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो वह ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना। जो वायु में उपस्थित 21% की होती है। समझना आपको बातों को। अब है कार्बन डाइऑक्साइड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, सबसे ज्यादा परिमाण में जो वायुमंडल में उपस्थित है 21% में, वही ऑक्सीजन अब दरकार हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस लिए? भोजन के ब्रेकडाउन के लिए, भोजन के विखंडन के लिए। भोजन के विखंडन के दौरान तैयार होता है कार्बन डाइऑक्साइड्स का। अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। जब हम सांस लेते हैं तो सबसे ज्यादा हम ऑक्सीजन लेते हैं, सबसे कम मात्रा में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायुमंडल में जितनी परसेंटेज से है। ठीक है ना। हम कह सकते हैं 0.04% में वायुमंडल में होती है। ठीक है ना। समझना आपको बातों को। अब वह कार्बन डाइऑक्साइड जो ले रहे हैं और ब्रेकडाउन के बाद, भोजन के विखंडन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो रहा है, वह ली गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से ज्यादा होती है। जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो मात्रा ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। जब हम छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह पहले से बढ़ जाती है और ली गई जो ऑक्सीजन की मात्रा है वह भी कम हो जाती है। ठीक है ना, छोड़ते वक्त। अब है जलवाष्प, वाटर वेपर के बारे में। जब हम जलवाष्प लेते हैं तो वायुमंडल में जो भी जलवाष्प उपस्थित है, कुछ ही भागों में उपस्थित है, वह हम लेते हैं। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो शरीर में भोजन के विखंडन से उपस्थित जो ऊष्मा, जो गर्मी है, वो जलवाष्प के माध्यम से ज्यादा निकलती है। ठीक है ना। यह बात आपको समझना है।
तो यानी अगर देखा जाए तो ये पूरा काम जो है अंतः श्वसन से लेकर उच्च श्वसन के बीच में वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वह कुछ इस तरह से आपको बताया गया है। 21% ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, जबकि छोड़ते वक्त 16.4% ऑक्सीजन को हम रिलीज करते हैं, त्यागते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को जब लेते हैं तो वो 0.04% का होता है, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो वो 4.4% का हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। वही जल वाष्प के बारे में अगर कहें तो जल वाष्प थोड़ा होता है, ठीक है ना, लेकिन छोड़ते वक्त बहुत सारा थोड़ा ज्यादा ही निकलता है जल वाष्प, क्योंकि शरीर में गर्मी होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, जिसके कारण से जो शरीर में एक गर्मी बनी रहती है। भोजन के ब्रेकडाउन से भी एक एनर्जी रिलीज होती है, समझना है, ठीक है ना। उससे ज्यादा जल वाष्प जो है वो निकलते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपने जान लिया कि जो उच्च श्वसन में आखिर कौन सी वायु किस परसेंटेज से बाहर निकल रही है। कई बार ये एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हमें जान लेना है फ्रेंड्स कि आखिर जंतुओं में श्वसन के बारे में, ठीक है ना, बहुत ही साधारण शब्दों में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं फेफड़ों के द्वारा मनुष्य, गाय, बैल, बकरी, बिल्ली, ये जो सभी हैं श्वसन करती है फेफड़ों के द्वारा। और बहुत ऐसे प्राणी हैं जो फेफड़ों का यूज नहीं करते हैं, जैसे मछलियां गिल्स का उपयोग करती हैं, कॉकरोच, उनके शरीर का एक अलग ही माध्यम तैयार है, कुछ छिद्र होते हैं, उनके माध्यम से वो श्वसन करती है, श्वास को वो बाहर लेती है, अंदर की तरफ लेती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो पेड़ पौधे भी श्वास को ग्रहण करते हैं, उनका जो माध्यम है वह है पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा, ठीक है ना। स्टोमेटा से वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। वो अगर कम रहते हैं तो लेंटिशल्स एक उपस्थित होता है पौधों की जड़ों में, ठीक है ना, वह भी श्वसन का काम करती है। समझना है आपको बातों को। हर जीवित प्राणी के लिए, हर सजीव के लिए श्वसन की जो प्रक्रिया है वह निर्दिष्ट रूप से शरीर में बताई गई है। जिस तरह से स्किन यानी त्वचा के माध्यम से श्वसन करती है, केंचुए किससे करते हैं? त्वचा के माध्यम से। उनका शरीर गीला होता है, काफी आसानी से गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। इसके अलावा मेढक फेफड़े से भी करते हैं और फिर त्वचा से भी करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम जानेंगे अन्य जंतुओं में श्वसन आखिर कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कॉकरोच के बारे में, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्राणी है यह कॉकरोच, समझना है आपको। तो कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, समझना है आपको, ठीक है ना। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। इन्हीं छिद्रों से होकर जो गैसें हैं वो आदान प्रदान होती है, ठीक है ना, छिद्रों से बाहर निकलती है। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली या वातक कहता है। तो गैस प्रणालियों का एक जाल होता है, इस तरह से जाल देख रहे हैं। बहुत सारे पतले पतले पाइप्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन पाइप्स के बीच में ही छोटे छोटे रंध्र छिद्र होते हैं जिसे हम लोग श्वास रंध्र कहते हैं। अगर आप जूम करके देखें पिक्चर्स को आप देख पाएंगे। ये जितने भी सारे ब्लैक आप देख पा रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये ब्लैक पॉइंट वो श्वास रंध्र है, छिद्र है। इनसे ही हवा जो है वो अंदर और बाहर जाती रहती है। जितने प्रकार के आप छिद्र देख पा रहे हैं, यहां आप देख पा रहे हैं ये छिद्र, यहां ये सभी श्वास छिद्र हैं, ठीक है ना। और ये जो पतले पतले पाइप्स देख पा रहे हैं यही वातक हैं, ठीक है ना। ध्यान से अगर देखते हैं आप तो आपको तिलचिट्टा के समस्त भागों का आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से श्वास आखिर लेते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नली में जाकर प्रवेश करती है, ऊतकों में विस्तृत होती है, शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचती है। इस प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नली में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से यह श्वसन जो है ये उस प्रकार के कीटों में होता है, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा संघ के कीटों में होता है, जिसमें से एक है कॉकरोच, याद रखना है। इसकी श्वसन की प्रणाली पूछी भी जाती है एग्जाम्स में। आगे बढ़ेंगे केंचुआ के बारे में। केंचुआ के बारे में आपने तो लास्ट के क्लासेस में पढ़े थे फ्रेंड्स, ठीक है ना। केंचुआ जो है वो शरीर से तो अपनी त्वचा से श्वास को लेते हैं। उनकी त्वचा काफी गीली होती है, मिट्टी के अंदर रहते हैं, फिर भी वह त्वचा के माध्यम से श्वसन को लेते हैं, आर्द्र होते हैं, ठीक है ना। एक श्लेष्मीय उनका त्वचा प्रतीत होता है, गैसों के आवागमन के लिए काफी आसानी हो जाता है, ठीक है ना, समझना है आपको। तो वो
देन क्या करते हैं, श्वास को गैसों के आदान प्रदान के लिए उनका त्वचा काम करता है और बड़ी ही आसानी के साथ वो गैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं। केचुआ खाते हैं मिट्टी के रूप में, यानी मिट्टी ही खाते हैं और फिर मिट्टी को ही त्याग करते हैं। इनके बारे में भी आपने जाना था फ्रेंड्स, ठीक है ना। और इस तरह से वो जीवित रह सकते हैं, याद रखना है आपको बातों को। फ्रेंड्स अब आपको जान लेना है कि आखिर जल में श्वसन जो है वो मछलियां किस तरह से करती हैं। तो फ्रेंड्स आपने मछलियों के बारे में भी लास्ट के क्लासेस में पढ़े थे। मछलियों में उपस्थित होता है एक विशेष प्रकार का श्वसन प्रणाली जिसे हम गिल्स कहते हैं या फिर क्लोम कहते हैं, ठीक है ना। क्लोम क्या करती है उसे हम समझें। मछलियां चूंकि जल में रहती हैं, जल से बाहर निकालने के साथ ही वह मर जाती हैं, तो गिल्स इस तरह से काम करता है कि जल में उपस्थित जो ऑक्सीजन जो घुली रहती है उसका अवशोषण कर लेती है ये गिल्स, ठीक है ना। याद रखना है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करती है और देन उसकी सहायता से, उस गिल्स की सहायता से ही वह बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है ना। समझना आपको बातों को। यह विशिष्ट प्रकार की प्रणाली सिर्फ मछलियों में ही विकसित होती है। उनके क्लोम, उनके गिल्स में कई सारी रक्तवाहिनी, लाल कलर का होता है उनका गिल्स, आप देखोगे, ठीक है ना। और रक्तवाहिनियां पूरी बॉडी के साथ संयुक्त होती हैं और फिर गैसों के आदान प्रदान के लिए उनका गिल्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। समझना आपके बातों को। फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर क्या पादप भी श्वसन करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताई आपको कि सजीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय हो सकते हैं, बहुकोशिकीय हो सकते हैं। सजीवों की विशेषता ही है श्वास ग्रहण करने की, श्वास को छोड़ने की, डाइजेस्टिव सिस्टम्स की, ये सभी प्रक्रियाएं या फिर प्रजनन की जितनी सारी प्रक्रिया है वो सजीवों में ही होती है। निर्जीव में ऐसी कोई विशेषताएं नहीं पाई जाती है। तो क्या पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं? हमने तो बहुत पहले ही जाना था कि जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो फिर पेड़ पौधे किस तरह से श्वास लेते हैं फ्रेंड्स? तो यह बात भी आपको जाननी है कि पेड़ भी एक बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है ना। जिस तरह से मनुष्य है, जिस तरह से मछलियां हैं, जिस तरह से कॉकरोच है, ठीक है ना, केचुआ है, उस तरह से पेड़ भी है, ठीक है ना। बहुकोशिकाओं से बना होता है इनका शरीर, ठीक है ना। ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, ठीक है ना, देन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और निर्गत करते हैं ऑक्सीजन की। लेकिन यह उनके खाना बनाने का, भोजन का प्रक्रम है, भोजन बनाने का। लेकिन हम भोजन बनाने का प्रक्रम आज नहीं पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं श्वसन के बारे में। तो क्या पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं? इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स हाँ, पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं। पत्तियों में उपस्थित जो रंध्र होते हैं, जो छिद्र होते हैं, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं इंग्लिश में, उस रंध्र के माध्यम से ही गैसों का आदान प्रदान होता है। और जब उनकी संख्या कम होती है, ठीक है ना, तो वह फिर क्या करते हैं, वह फिर ऐसा काम करते हैं, लेंटिसेल्स जो जड़ों में उपस्थित होते हैं, मूल रोमों में उपस्थित होते हैं, उनके माध्यम से वो गैस को ग्रहण करते हैं। समझना है आपको इन बातों को फ्रेंड्स, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे जगह ने आपने पढ़े होंगे कि जो कोशिकाएं हैं वो भी ऑक्सीजन का उपयोग करके अन्य जीवों की भांति ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित करने के लिए किया जाता है। पादप भी वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, ठीक है ना। आप सभी को यह बात जाननी चाहिए, पेड़ पौधे भी ऐसा काम करते हैं। और साथ में यह बात जाननी चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, लेकिन श्वसन की प्रक्रिया हर सजीवों में दिन रात चलती रहती है, ठीक है ना। उसी तरह से पेड़ पौधे भी दिन रात श्वसन की प्रक्रिया में शामिल रहते हैं। और मृदा के बीच में, कणों के बीच में जो वायु का अवकाश होता है, ज्यादातर हम देखते हैं जब भी बीजों का रोपण करते हैं तो हम मिट्टी को तैयार करते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी में एयर जो है, एयरी स्पेस, वायु का अवकाश की जो मात्रा है वह ज्यादा बने रहे। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि बीज का जब हम रोपण करते हैं, पानी देते हैं जब, तो बीजों को आवश्यकता होती है वायु की, याद रखना है। और वायु के अलावा बीजों का अंकुरण नहीं हो सकता है, पानी के अलावा बीजों का अंकुरण नहीं हो सकता है, ठीक है ना। समझना है, पेड़ों के जन्म के समय से ही वह जो है ऐसा चल रहा होता है। समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। और पादप की सभी अन्य कोशिकाएं जो होती हैं
वह मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, जैसा मैंने आपको कहा। तो इस तरह से, और यह ऊर्जा भी उस तरह से पेड़ों को मिलती रहती है जिस तरह हमें मिलती है, जिस तरह से मछलियों को मिलती है, जिस तरह से तिलचिट्टों को मिलती है, या फिर केंचुओं को मिलती है। वह एनर्जी हम शोषण क्यों करते हैं? मुख्य जो कारण है, हमें जिंदा रहना होता है और साथ में हमें एनर्जी भी मिलती है भोजन के विखंडन से। ठीक है ना, आप देखे होंगे कई सारे पेड़ पौधे जो है स्टार्च के रूप में अपना भोजन को इकट्ठा करके रखते हैं। ये इन बातों को आपने लास्ट के क्लासेस में भी पढ़े थे। ठीक है ना, इस पिछले चैप्टर्स में भी आपने पढ़े थे। ठीक है ना, उन भोजनों का ही वो उपयोग करते हैं। ठीक है ना, उनका ही विखंडन होता है और एनर्जी के रूप में देन वो अपना प्रगति करते हैं, उन्नति करते हैं, पेड़ पौधे धीरे धीरे बड़े होते हैं। ठीक है ना, वह भी एक सजीव के कैटेगरीज में ही आते हैं। यह बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 1, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है? तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि कोई जब भी धावक जो होते हैं वो दौड़ समाप्त होने के बाद भी जो सामान्य से अधिक तेजी से सांसें जो हैं वो क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें जब वो दौड़ते रहते हैं, दौड़ समाप्त हो जाने के पश्चात भी उन्हें ऊर्जा की जरूरत होती है। ठीक है ना, याद रखना है आपको इन बातों को, क्योंकि दौड़ के लिए जो आवश्यक एनर्जी चाहिए वह उन्हें अवायवीय श्वसन से मिलती है। ठीक है ना, याद रखना है। अब हमें जान लेना है कि इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से देना है। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, आपको लिखना है जब धावक दौड़ में भाग लेता है तो उसके शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा के लिए हमारी कोशिकाओं में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए धावक तेजी से सांस लेता है। याद रखना है, ठीक है ना। और श्वसन का अधिक मात्रा भोजन के टूटने को गति को तेज करता है और अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। समझना है आपको बातों को कि जब धावक तेजी से दौड़ता है तो उन्हें सांस की अधिक मात्रा की जरूरत होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए वो सांस ज्यादा रूप से लेते हैं। जब सांसें नहीं लेंगे तो ऊर्जा उन्हें प्राप्त क्या होगी? इसका उत्तर होगा नहीं। जब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो हम सांस लेते हैं तेजी के साथ, और जब हम दौड़ते हैं तो उस समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, अगर कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए चलने के मुकाबले, जब हम दौड़ते हैं तो ज्यादा एनर्जी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय हम सांस भी बड़ी जोर जोर से लेते हैं। सांस लेने का तात्पर्य यही है कि हमें ऊर्जा की ज्यादा हमारे शरीर को डिमांड है, हमारी कोशिकाओं का डिमांड है। ठीक है ना, इसीलिए वह जल्दी से जो भी भोज्य पदार्थ हैं वो जल्दी से टूटने लगते हैं श्वसन के द्वारा लिए गए ऑक्सीजन के मदद से, और हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मुहैया की जाती है। समझना है आपको बातों को। इसीलिए जो सांसें हैं वो फूलने लगती है, तेज हो जाती है, क्योंकि शरीर में कोशिकाओं का डिमांड आखिर होता है, मांग होता है कि हमें मुहैया किया जाए ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा। ठीक है ना, इसीलिए दौड़ खत्म हो जाने के बाद भी धावक जो है वो गहरी सांसें लेता रहता है, और कुछ देर तक वो लेता रहता है, और बाद में कुछ देर बाद यह जो अवस्था है, परिस्थिति है, वो बदल जाती है, फिर सामान्य हो जाता है उनकी ऑक्सीजन लेने की मात्रा या फिर श्वसन की जो मात्रा है। ठीक है ना, अब हमें जान लेना है कि आखिर प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 2, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है ना, मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि अवायवीय और वायवीय श्वसन के बीच में आखिर क्या अंतर है। सबसे पहले आपको समानताओं का एक हेडिंग देना है अपने उत्तर शीट्स में, और एक अंतर का हेडिंग देना है। तो समानताओं में लिखना है जो सिमिलैरिटीज होते हैं, उसमें आपको लिखना है कि दोनों श्वसन में भोजन से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। याद रखना है, दोनों ही श्वसन में आखिर भोजन से ही ऊर्जा मिलती है या फिर प्राप्त की जाती है। ठीक है ना, और अंतर में आपको लिखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद है,
वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है ना, ये है। जबकि अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद है, क्योंकि उसमें अल्कोहल का निर्माण होता है। आपने वीडियोस में भी कई बार जाना और आपके बुक में भी दिए गए हैं। अवायवीय श्वसन जो होते हैं वो वायु की अनुपस्थिति में होते हैं, फलस्वरूप तैयार होता है अल्कोहल की सृष्टि होती है जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो, ठीक है ना, समझना है आपको बातों को। और यही जो एसिड से अल्कोहल है वो क्रिएट होता है हमारी मांसपेशी में, मांसपेशियों में खिंचाव आता है, थकान होता है, ठीक है ना, समझना है आपको बातों को। वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। याद रखना है, जो वायवीय श्वसन है, जो वायु की उपस्थिति में होते हैं, उसमें ऊर्जा हमें ज्यादा मिलती है। किसकी तुलना में? अवायवीय श्वसन की तुलना में। यानी वायु की अनुपस्थिति में होने वाली जो ऊर्जाएं हैं, जो श्वसन है, उससे अधिक हमें ऊर्जा मिलती है जो वायु की उपस्थिति में जो हम सांस लेते हैं, ठीक है ना, उस श्वसन में। तो यह हो गई, समानताएं भी हो गए और अंतर भी हो गए, ठीक है ना। अब आपको जान लेना है कि आखिर प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 3 आप देख पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 में पूछे गए हैं कि जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो नसा छिद्रों, नाक के छिद्रों, नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं और फिर मुंह से हम बाहर निकालते हैं, ठीक है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड को। यानी जब हम नाक के द्वारा, नाक के छिद्र के द्वारा जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं तो उसमें काफी रिच ऑक्सीजन होती है जब हम सांस लेते हैं, और जब छोड़ते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का परिमाण होता है। अब हमें छींक क्यों आती है? क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो ऐसा बना हुआ है कि हम क्लियर, बहुत स्पष्ट, शुद्ध वायु लेने के लिए, और जब भी हम वायु के साथ बहुत सारी ऐसी धूल के कण, मिट्टी के कण, बहुत ही छोटे छोटे कण, ठीक है ना, जब उपस्थित होते हैं तो फिर वो नाक के द्वारा, नसा छिद्रों के द्वारा जब प्रवेश करते हैं तो फिर यह मस्तिष्क तक एक करंट जैसा एक संदेश पहुंचाता है कि हमारे इस हवा के द्वारा, ली गई हवा के द्वारा ऑक्सीजन में उपस्थित कुछ धूल के कण हैं, ठीक है ना, और उसे हटाने के लिए देन एक सिक्रेट होता है हमारे नसा छिद्रों से, एक हल्के, एक चिपचिपे पदार्थ का एक निष्कर्षण होता है। समझना है आपको बातों को। और वह जो पदार्थ है उसमें चिपक जाता है, ठीक है ना, धूल के कण उसमें चिपक जाते हैं, और जब भी हम छींकते हैं तो फिर वह छींक के दौरान हमारे नाकों से बहने लगती है या फिर निकल आती है, ठीक है ना, याद रखना है। तो इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से देना है, चलिए हम लोग देखते हैं। आपको लिखना है कि छींकना नाक से अवांछित धूल कणों को हटाने की एक विधि है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। जब भी हम छींकते हैं तो अवांछित धूल के कणों को नाक से हटाने की विधि जो है उसे हम छींकना कहते हैं। जब धूल के कण हमारी नाक में प्रवेश करते हैं तो मस्तिष्क में यह संदेश पहुंचता है, जैसा मैंने आपको कहा, मस्तिष्क छींकने की शुरुआत करने के लिए नासिका के एक भाग को निर्देश देती है। छींकना एक प्रकार का रक्षा तंत्र है जिसका उपयोग हमारे शरीर द्वारा किया जाता है। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि एक चिपचिपा पदार्थ जो है वो नाक से निकलता है, जिसके कारण से धूल के कण उसमें चिपक जाते हैं, और देन हमारा जो मस्तिष्क है वो ये ऑर्डर देता है कि हमें अब छींकना चाहिए, उस धूल के कणों को शरीर से यानी नाक से बाहर निकालना चाहिए, ताकि हम जो स्वस्थ है, प्योर है, शुद्ध है वायु या ऑक्सीजन को हम अंदर ग्रहण कर पाए। समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 4 आप देख पा रहे हैं। 3 परख नलियों लीजिए, ठीक है, प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए, ठीक है। इन्हें ए, बी और सी के द्वारा चिन्हित कीजिए, यानी इनका नाम ABC, ए, बी और सी रखे। परख नली ए में एक घोघा रखिए, परख नली बी में कोई जलीय पादप रखिए और सी में एक घोघा और पादप दोनों को रखिए। किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी, याद रखना है आपको फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से देना है, ठीक है ना, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपको इस सवाल के उत्तर में आपको लिखना है कि जीव श्वसन के दौरान CO2 छोड़ते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, जबकि पौधे
प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का उपयोग करते हैं। समझना है आपको बातों को। आपके पास 3 परख नली है, लेकिन हाँ ठीक है ना, समझना है आपको। एक में घोगा है, एक में जलीय पादप है, और सी में घोगा और पादप दोनों ही है, ठीक है ना। तो जीव श्वसन के दौरान CO2 को छोड़ते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पेड़ पौधे CO2 का अवशोषण करते हैं, उपयोग करते हैं। तो परख नली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की उच्चतम सांद्रता होगी, क्योंकि यहां कार्बन डाइऑक्साइड को केवल घोगे के श्वसन से आता है। परख नली बी और सी में कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ हिस्सा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होगी, ठीक है ना। यानी परख नली ए में जिसमें जीव है, यानी घोगा के रूप में जो जीव है, उसमें CO2 की सांद्रता यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी, क्योंकि वह ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है, मुक्त कर रहा है, ठीक है ना। और जबकि दूसरे में घोगा भी है, ठीक है ना, एक जलीय पादप है, और जलीय पादप जो है वो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्रकाश संश्लेषण की जरूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का डिमांड होता है। और सी में घोगा भी रखे हुए हैं और देन रखा हुआ है एक पादप भी। तो घोगा के द्वारा छोड़े गए CO2 को उपयोग कर ले रहा है कौन, वह पादप, इसीलिए उसमें सबसे कम मात्रा होगी, ठीक है ना, और सबसे ज्यादा मात्रा ए परख नली में होगी। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 5 आप देख पा रहे हैं, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं, ठीक है ना। जो उत्तर सही है उसके सामने टिक, करेक्ट का एक टिक लगाना है आपको कि आखिर ये करेक्ट है। यानी आपको कुछ कथन दिए जाएंगे जिसमें कुछ विकल्प होंगे। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर क में आपको दिया गया है क्या, प्रश्न नंबर क में आपसे पूछा गया है, तिलचट्टे के शरीर में वायु प्रवेश करती है, कैसे प्रवेश करती है। आपके विकल्प हैं, नंबर 1 फेफड़े द्वारा, नंबर 2 क्लोमो द्वारा, नंबर 3 श्वास रंध्र द्वारा, और नंबर 4 त्वचा द्वारा। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि तिलचट्टे के शरीर में प्रवेश, वायु जो है वो प्रवेश करती है श्वास रंध्रों द्वारा, ठीक है ना। श्वास रंध्रों के द्वारा ही तिलचट्टे के शरीर में वायु का प्रवेश होता है, ठीक है ना। समझना है आपको बातों को, मैंने आपको वीडियोस में भी बताए, ठीक है ना। फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर ख में हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर ख, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियोस में भी बताया, जब हम व्यायाम करते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना, उस समय क्या होती है, हमारे मांसपेशियों में एक पदार्थ का संचयन होता है। वह पदार्थ आखिर क्या है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शंस, विकल्प में आखिर कौन कौन से विकल्प हैं दिए गए। नंबर 1 है कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 है लैक्टिक एसिड्स, नंबर 3 है अल्कोहल, और नंबर 4 है जल। तो वो कौन से पदार्थ हैं जो हमारी मांसपेशियों में जिनका संचयन होता है। तो फ्रेंड्स एक्चुअली मैंने आपको वास्तव में बताया था वीडियोस में भी कि आखिर जो श्वसन होती है वो 2 रूपों में होती है, वायवीय और अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन के दौरान जो होती है वो अचानक ली गई जो एनर्जी होती है वो अवायवीय श्वसन में होती है, जो जहां पर हमें क्या होता है, हमारी मांसपेशियों, हमारे सेल्स में जो श्वसन होती है वो वायु की अनुपस्थिति में होती है। और वायु की अनुपस्थिति में होने के कारण जो ग्लूकोज हैं वो उनसे वो तैयार करते हैं, वो टूट कर तैयार करते हैं लैक्टिक एसिड्स को। इसीलिए अवायवीय श्वसन में जब श्वसन करते हैं सेल्स, तो हमारा जो शरीर है वो कुछ देर बाद करने के पश्चात पेन होने लगती है, ऐंठन होने लगती है, दर्द होने लगता है, ठीक है ना। एक खिंचाव सा महसूस होता है हमारी मांसपेशियों में। फिर इसे उस लैक्टिक एसिड्स को ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है उस लैक्टिक एसिड्स को? उस लैक्टिक एसिड को हम तभी ठीक कर सकते हैं जब हम गर्म पानी से हल्के ऐसे पानी, गर्म और ठंडा का मिश्रित पानी, जिससे हम अगर सेक करें, ठीक है ना, जिससे हम सेक करने से क्या होता है, हमारे जो ऑक्सीजन है वह उस मांसपेशियों को फिर से मिलने लगती है, खून का संचरण होता है, और देन हमारी शरीर की मांसपेशियां फिर से उसी अवस्था में आ जाती हैं जैसे वो पहले थी, ठीक है ना। और लैक्टिक एसिड्स की जो मात्रा है वह कम हो जाती है और हमें रिलीफ मिलता है, हमें आराम मिलता है, उस ऐंठन से हमें मुक्ति मिलती है। समझना है आपको बातों को।
तो आपका जो आंसर होगा कि अधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचरण के कारण ऐंठन होती है वो है लैक्टिक एसिड। ऐसा हमें सिर्फ अधिक व्यायाम नहीं फ्रेंड्स, जब भी हम अचानक दौड़ पड़ते हैं, ठीक है ना, रनिंग के लिए एथलीट्स जो होते हैं वो दौड़ते हैं, तो उनके शरीर में भी, या फिर जो से हम साइकिल चलाते हैं तब भी हमारे मांसपेशियों में ऐसे लैक्टिक एसिड्स का ही निर्माण होता है, जो हमें बाद में एज अ दर्द के रूप में, ऐंठन के रूप में हमें पता चलती है। बात करेंगे अगले सवाल की। नंबर गौ में जो पूछे गए हैं हमसे, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। 4 विकल्प आपको दिए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है एक सामान्य एडल्ट जो व्यक्ति है, जो 18 साल जिनके पार हो चुके हैं, उन जब वो विश्राम कर रहे होते हैं तो उनमें जो श्वसन की जो दर होती है वो एवरेज, औसतन वो कितनी होती है। नंबर 1 9 to 12 प्रति मिनट, 9 to 12 प्रति मिनट यानी 9 टाइम्स से 12 टाइम्स, 9 से 12 बार प्रति मिनट, 15 से 18 बार प्रति मिनट, 21 से 24 बार प्रति मिनट और 30 से 33 बार प्रति मिनट। तो हर एक बार में आप देख पा रहे हैं, है ना, टोटल 1 मिनट में कितना बार ये होती है, ठीक है ना। 9 बार से 12 बार, 15 से 18, 21 से 24 या फिर 30 से 33 बार। तो वो एक एवरेज होगा, वो एवरेज है 15 से 18 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में हम लोग 15 से 18 बार एक सामान्य वयस्क व्यक्ति विश्राम अवस्था में उसके श्वसन की दर यही होती है, याद रखना है आपको। और जब भी हम दौड़ने लगते हैं तो वह जो रेट है वो बढ़ जाता है, वह 21 से 24 हो जाता है और देन 30 से भी 30 तक पहुंच जाती है। याद रखना है आपको बातों को, ठीक है ना। जो हम लोग दौड़ते हैं, जब अधिक ऊर्जा वाले काम करते हैं, दौड़ धूप करने लगते हैं, ठीक है ना, सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं, तब हमें श्वसन की जो मात्रा है हमारी जो औसतन है उससे बढ़ जाती है। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे अगले सवाल में हमसे क्या पूछा हुआ है। उच्च श्वसन के समय पसलियां, उच्च श्वसन के समय पसलियां का जो पोजीशन वो क्या होगा, वो आपको पूछा जा रहा है। नंबर 1 में विकल्प है बाहर की ओर गति करती है, आप देख पा रहे हैं बाहर की ओर गति करती है, नीचे की ओर गति करती है, नंबर 3 ऊपर की ओर गति करती है, या नंबर 4 बिल्कुल गति नहीं करती है। यह आपको 4 विकल्प हैं। जब भी उच्च श्वसन, श्वसन 2 प्रकार का होता है, उच्च श्वसन, निःश्वसन जब छोड़ते हैं, उच्च श्वसन श्वास लेना को उच्च श्वसन, श्वास छोड़ना को निःश्वसन। उच्च श्वसन क्योंकि हाई पोजीशन में है, ऊंचा उठता है, ऊपर उठता है, उच्च श्वसन। निःश्वसन नीचे दबते हैं, नीचे की तरफ जाता है। निःश्वसन श्वास निकालने की विधि या कला को हम निःश्वसन कहते हैं। तो उच्च श्वसन जो हम सांस लेते हैं, तो आप देखो श्वास लेने के टाइम आप देखेंगे कि पसलियां जो है उनका पोजीशन जो है वो क्या करता है, वो ऊपर की ओर उठता है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऊपर की ओर हम लोग उठते हैं, ठीक है ना, उनका पोजीशन है थोड़ा ऊपर की तरफ होता है पसलियों का। तो इसीलिए यह जो पोजीशन होगा, यह उत्तर होगा आपका, ऊपर की ओर गति करना होगा, ठीक है ना, याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और देख लेंगे कि आखिर अगले सवाल प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 आप देख पा रहे हैं, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए। 2 आपको कॉलम दिए जा रहे हैं, कॉलम ए और कॉलम बी, कुछ शब्द दिए जा रहे हैं कॉलम ए के साथ कॉलम बी के साथ, उस शब्दों के साथ आपको मिलान करना है, ठीक है ना। वो मिलान क्या होगा, पहले हम देख लेते हैं कि आखिर मिलान से पहले वो शब्द आखिर क्या है दिए गए। नंबर क में है ईस्ट, नंबर ख में है डायाफ्राम मध्यपट, नंबर ग में त्वचा, नंबर घ में है पत्तियां, नंबर च में मछली, नंबर 6 में है मेढक, ठीक है ना। ये आपको 4 और 2 6 दिए जा रहे हैं शब्द, और उसी दूसरी तरफ भी आपको कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर 7 दिए जा रहे हैं, समझना है आपको बातों को। कॉलम बी में केचुआ, नंबर 2 में है क्लोम, नंबर 3 में है अल्कोहल, नंबर 4 में है वक्ष गुहा, नंबर 5 में है रंध्र, नंबर 6 में है फेफड़े और त्वचा, नंबर 7th में है श्वास प्रणाल, ठीक है ना, वातक जिसे हम कहते हैं। तो अब आपको मिलान करना है सही के साथ सही, ताकि जो आप उत्तर के रूप में सही आप लिख सके, आपको प्रॉपर मार्क्स जो है वो एग्जामिनेशन में मिल पाए। तो सबसे पहले कॉलम ए में अगर हम बातें करें तो कॉलम ए में जो दिए गए शब्द हैं वो ईस्ट है, आप देख पा रहे हैं।
ईस्ट के साथ मिलान है अल्कोहल का, क्योंकि आप जानते हैं ईस्ट अल्कोहल के निर्माण में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव है, ईस्ट का ही नाम आता है। ठीक है ना, अल्कोहल के निर्माण में, अल्कोहल का निर्माण ईस्ट की उपस्थिति में होता है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। डायाफ्राम मध्यपट वक्ष गुहा में उपस्थित होते हैं, समझना है आपको, उनका पोजीशन जो है डायाफ्राम मध्यपट का वक्ष गुहा में है। त्वचा, ठीक है ना, याद रखना है आपको, त्वचा जो होती है वह इंडिकेट करती है केचुआ। केचुआ में त्वचा क्या बता रही है फ्रेंड्स? केचुआ में त्वचा यह बता रही है कि जो केचुआ है वो त्वचा से ही सांस लेते हैं। ठीक है ना। और एक है प्राणी जो त्वचा से सांस लेता है, वह है मेढक। याद रखना है, वो मेढक जो है वो सांस की भी एक्चुअली उसकी व्यवस्था होती है फेफड़े से। ठीक है ना, और त्वचा से भी वो लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। पत्तियां, पत्तियां जो है वो उपस्थित होती है, पत्तियों में क्या? रंध्र, रंध्र उपस्थित होते हैं जो गैसों का आदान प्रदान करने के लिए दायित्व होते हैं। ठीक है ना, उत्तरदायी होते हैं जो। और नंबर 6 में है मछलियां। ठीक है ना, मछली, उनके पास क्या होता है? क्लोम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और है मेंढक। मेंढक फेफड़े और त्वचा दोनों से ही वो क्या करते हैं? फेफड़े त्वचा से भी और फेफड़े से भी, त्वचा और फेफड़े से दोनों ही तरह से वो श्वास लेते हैं। कौन? मेढक। याद रखना है आपको। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 7 आप देख पा रहे हैं। बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है अथवा असत्य। ये आपको बताने हैं कि ये जो कथन है आपको वो सत्य दिए जा रहे हैं या फिर असत्य है, वो आपको बताना है, पढ़ के बताना है, समझना है आपको पहले इस वाक्यों को कि आखिर ये सही है या फिर गलत है। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं। पहला है नंबर क में दिया गया कि अधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन की दर धीमी हो जाती है। क्या यह बात सही है? तो फ्रेंड्स, अधिक व्यायाम करते समय तो श्वसन की दर वो तेज हो जाती है। सीढ़ी चढ़ते समय श्वसन की दर तेज हो जाती है। साइकिल जोर से चलाते वक्त श्वसन की दरें तेज होती है। दौड़ते वक्त श्वसन की दरें तेज होती है। ठीक है ना, जब हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो श्वसन की दरें तेज होती हैं। तो आपका ये जो आंसर होगा यह होगा असत्य। ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है ना, बिल्कुल भी। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। तो यह भी गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। यह बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन श्वसन जो है वो दिन और रात दोनों ही टाइम होती रहती है, बराबर रूप से होती रहती है। इसलिए यह भी वाक्य जो है आपका बिल्कुल गलत हो गया। आगे बढ़ेंगे, नंबर गौ की तरफ देखेंगे। मेढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। बिल्कुल सही कथन है फ्रेंड्स। मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि जो केचुआ है वो त्वचा से श्वसन करते हैं, और मेढक एक ऐसा प्राणी है जो त्वचा से भी श्वसन करते हैं और देन अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। याद रखना है आपको बातों को। ठीक है ना। अंतः श्वसन के समय, अगला हम देखेंगे नंबर घ, मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, यह बात बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, यह बात गलत है कि मछलियों में फेफड़े होते हैं। मछलियों में फेफड़े नहीं होते हैं श्वसन के लिए, क्योंकि मछलियों में गिल्स होते हैं। क्योंकि मछली पानी के अंदर रहती है, पानी से बाहर निकालते ही मछली जो है वो मर जाती है। इसलिए उनका शरीर का जो सिस्टम है, श्वसन का जो एक प्रणाली है, वो गिल्स में स्थित होता है। गिल्स जल में घुली हुई ऑक्सीजन को वो ग्रहण कर लेती है। समझना है, गिल्स के द्वारा उनका श्वसन का काम होता है, संपूर्ण होता है। इसलिए यह सेंटेंस जो है मछलियों में श्वसन फेफड़ों में होता है, फेफड़ों में होते हैं, तो यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। याद रखना है, अंतः श्वसन, जब श्वसन अंदर की तरफ होती है, अंतः श्वसन निश्वसन उच्च श्वसन के समय। ठीक है ना, जब श्वसन उच्च होता है, अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का जो आयतन है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। फेफड़े ऊपर की तरफ उठते हैं, डायाफ्राम नीचे की तरफ आता है। दोनों ही तरह से वक्ष गुहा का जो आयतन है वो बढ़ने ही लगता है, ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन की मात्रा को हम ग्रहण कर पाए, फेफड़ों में हम समा पाए। ठीक है ना, इसलिए आयतन बहुत बढ़ जाता है। और ठीक इसके विपरीत, जब हम गैस को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से जब बाहर निकलती है, तो फिर फेफड़े नीचे की तरफ होते हैं और फिर, ठीक है ना, फेफड़े जो होते हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं।
ठीक है, और जो डायाफ्राम है वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। दोनों ही परिस्थितियों में आयतन कम की तरफ इंडिकेट करता है। समझना आपको बातों को, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि अगले सवाल में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 8, दी गई पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर अथवा संयुक्ताक्षर दिए गए हैं। इनको मिलाकर जीवों तथा उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में ऊपर नीचे अथवा विकर्ण में पाए जा सकते हैं। श्वसन तंत्र अथवा जीवों के नाम आपको बताने हैं, लिखने हैं, ठीक है ना। यह एक पहेली जैसा है, आपको कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, समझना हिंट्स के द्वारा, आपको संकेत है ये, ठीक है ना। नंबर 1, कीटों की वायु नलियां, वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना, वक्ष गुहा का पेशीय बल, पेशीय तल, ठीक है ना, पेशीय बल नहीं पेशीय तल होगा। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र, कीटों के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छिद्र, श्वसन, मनुष्यों के श्वसन अंग। नंबर 7, वे छिद्र जिनसे हम सांस अंदर या भीतर की तरफ लेते हैं, अंतः श्वसन करते हैं, एक अवायवीय जीव। नंबर 9, श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव। तो यह आपको 9 जो है वो एक हिंट्स दिए गए हैं, आपको फिर शब्दों का गठन करना है, बताना है आखिर, ठीक है ना। चलिए देख ले रहे हैं कि उत्तर के रूप में हमें क्या लिखना है, किस तरह से सजाकर लिखना है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं यहां पर ये आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। और मैंने जो है आपको उत्तर के रूप में आपको ये तैयार भी करके दिए हैं, आप देख पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है ना। किस तरह से ये बिल्कुल पूर्ण के रूप में मैंने आपको कलर के द्वारा इंडिकेट करते हुए भी बता दिया है कि आखिर कौन सा कलर किस तरह से होगा, पूरा शब्द आखिर क्या है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे उत्तर में हमें किस तरह से क्या लिखना है समझने से पहले, ठीक है ना। लिखने से पहले हमको समझना है पहले कि कीटों की वायु नलियां श्वास प्रणाल कहती हैं। जो कीटे होती हैं, जिस तरह तिलचट्टा के बारे में अगर कहें तो उनके जो नलियां होती है, वायु नलियां, वो श्वास प्रणाल कहलाती हैं। वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना वो पसलियां कहलाती हैं, ठीक है ना। वक्ष गुहा का पेशीय तल डायाफ्राम कहलाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इनका जो मूवमेंट है काफी इंपॉर्टेंट है, श्वास लेने समय और श्वास छोड़ते समय, यानी उच्च श्वसन और निःश्वसन के समय। पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसे हम रंध्र कहते हैं, ठीक है ना। गैसों का आदान प्रदान के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये छिद्र। कीट के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों के शरीर के पार्श्व वाले जो छिद्र होते हैं जिससे हवा प्रवेश करती है, श्वास रंध्र कहलाते हैं, ठीक है ना। और मनुष्यों के श्वसन अंग फेफड़े होते हैं, ठीक है ना। वे छिद्र जिनसे हम सांस भीतर की तरफ लेते हैं, अंतः श्वसन करते हैं, नशाद्वार, नाक का द्वार नशाद्वार कहलाता है, ठीक है ना। और आगे नंबर 8 में एक अवायवीय जीव जो वायु की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकता है, वह है ईस्ट, ठीक है ना। और श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव जो है तिलचिट्टा, मैंने आपको कुछ देर पहले ही कहा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ, देख लेते हैं कि हमसे आखिर क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 9 आप देख पा रहे हैं, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, यह है आपका सवाल। और आपको दिए जा रहे हैं 4 विकल्प, आपको बताने हैं कि उनमें से सही विकल्प आखिर कौन सा है। क, 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती है, यह है नंबर क। नंबर ख में बताया जा रहा है वहां उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध वायु की मात्रा से कम होती है, नंबर ख। नंबर ग है वहां वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है, गर्म वायु इसलिए हम नहीं ले पाते हैं, इसलिए हम ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। नंबर घ में है पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है, प्रेशर काफी ज्यादा होता है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सा उत्तर सटीक होगा मैंने आपको बताए भी थे, ठीक है ना। लास्ट के चैप्टर्स में भी आपने जाने थे कि आखिर पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर आखिर क्यों ले जाते हैं। इसके पीछे का रीजन है वहां उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध वायु की मात्रा से काफी कम होती है, ठीक है ना। हमारे इस भूतल पर, ठीक है ना, काफी ज्यादा
मात्रा में वायु की उपस्थिति है, जबकि हम हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, पर्वतों पर जाते हैं, तो वहां पर वायु का जो वह है मात्रा है वह धीरे धीरे कम होने लगती है और वायु की कम मात्रा में हमें घुटन होने लगती है। और घुटन होने से जो भी पर्वतारोही जाएंगे विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, तो क्या होगा, उनका देहांत हो सकता है, वो मर सकते हैं। इसलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाते हैं ताकि समय समय पर वो ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन को लेते रहें। ठीक है ना, याद रखना है आपको इन बातों को। तो फ्रेंड्स, यह था आपका आज का वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोस में।